Good evening, class. In your chemistry class, we were studying the chapter 4, and let us continue the previous topic, that is valence bond theory, which we were studying in our last video. ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी में स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ऑफ एनी कंपाउंड को उसने डिफाइन किया कि कैसे उनकी ज्योमेट्री है या वो कंपाउंड्स कैसे अपने आप को प्रॉपर्ली अरेंज करके रखे हुए रहते हैं, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा होता क्यों है कि जनरली हर कंपाउंड्स अपना अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो यदि हम देखें तो जैसे CO2 है तो वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है और H2O जो है वी बेंड शेप बना रहा है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बट स्टिल उसने फिर भी बहुत हद तक ये एक्सप्लेन किया कि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो लगता है उसकी वजह से होता है, बट वो स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट उठाया। उस हाइब्रिडाइजेशन में उसने कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक शेल है, शेल के अंदर सबशेल्स एग्जिस्ट, मतलब शेल के अंदर क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो सेकंड शेल है तो सेकंड शेल में 2s और 2p एग्जिस्ट करता है, 3s में 3s 3p और 3d एग्जिस्ट करता है। तो ये 2s और 2p क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो जब भी ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो मेरा सेंट्रल मेटल रहता है, ठीक है, जस्ट सपोज कि मैं CH4 की बात कर रहा हूं, तो CH4 के केस पे कार्बन मेरा सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये क्या है, मेरा सेंट्रल एटम है। तो ये सेंट्रल एटम क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस करता है। इसका मतलब ये था कि हमने ये स्टडी किया है कि 2s और 2p जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इन दोनों की एनर्जी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। हमने एक सिंपल वे में स्टडी किया था कि मैंने कहा था कि s को 0 मान लो और p को 1 मान लो, तो इसकी एनर्जी 2 + 0 2 आती है, इसकी एनर्जी 3 आती है। तो ये जनरली डिफरेंट एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब ये एक कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आप बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये दोनों मिक्स होकर के एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप्स के होते हैं। ठीक है, उनका शेप एक कंप्लीटली इक्वल हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा है एस का जो शेप रहता है वो स्फेरिकल रहता है और पी का जो शेप रहता है वो लूप्स ऐसे डम्बल शेप का रहता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो इन लोग एक न्यू शेप का फॉर्मेशन देते हैं, कुछ ऐसे, ये छोटा सा लूप, यानी एक बड़ा सा लूप एक छोटा सा लूप। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप्स, यानी जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे शेप्स के होंगे, इक्वल होंगे। तो जैसे कि 2s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, और 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हमने पढ़ा था ऑर्बिट, मतलब एक सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। तो इसके अंदर एक रहता है और इसके अंदर 3 रहता है, तो ये टोटल मिलकर के कितने ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरमिक्स करके एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम से भी जानते हैं। एंड वो सबके सब आपस में क्या रहते हैं, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप्स का रहते हैं। तो जैसे कि हमने CH4 के केस पे स्टडी किया, कार्बन के सारे क्या बनाएंगे, एक इक्विवेलेंट शेप का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब क्या होता है कि अगर ये इक्विवेलेंट शेप का है तो रूल क्या बोलता है, पॉली एक्सक्लूजन रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होनी चाहिए वो एनर्जी लेवल से होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अनपेयर्ड होंगे। तो उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को लेकर के हाइब्रिडाइजेशन में एक उन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इस डेफिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक एजम्पशन है। अब असलियत में नहीं मालूम है होता है कि नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सेकंड उन्होंने कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपाउंड को। बस सके हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपाउंड्स को।
नेक्स्ट था कि हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये कुछ उन्होंने पोस्टुलेट्स के थ्रू बताया। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो टोटल हमको 6 टाइप्स के हाइब्रिडाइज 5 टाइप्स के सॉरी आपके कोर्स के हिसाब से हमें 5 टाइप का ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। एक जो है वो रहेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी बेसिस पे हमारा पहला जो आता है वो आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि व्हेन 1s, यहां पे व्हेन लिख लीजिएगा आप लोग, व्हेन 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल intermix to form a newly hybrid orbitals of same energy is known as sp hybridization। ठीक है, sp hybridization का मतलब क्या है? जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर के एक न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। हमारा एग्जांपल है BeCl2। BeCl2, ठीक है। इसमें हमारा बेरिलियम क्या है? मेरा सेंट्रल एटम क्या है? बेरिलियम। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जब भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करो, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो आपको मैं एक वे बता रहा हूं, प्रॉपर उसी वे में आपको लिखना है। एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये मेथड एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। सो जैसे कि एग्जांपल है आपका, जब आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अगर पूछी जाए और एग्जांपल्स पूछे जाए, तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे मैंने आपको अभी बताई। एंड एग्जांपल आपका जो है वो BeCl2 है। एंड मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो एग्जिस्ट, आई हैव टेकन अ सिंगल एग्जांपल। सो यहां पे मेरा सेंट्रल एटम कौन सा है? बेरिलियम है। सेंट्रल एटम बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम 4, यानी बेरिलियम का ऑक्सीडेशन सॉरी एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट, बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट का लिखना है, यानी एट इनिशियल स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जब वो सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है और अभी सिर्फ बेरिलियम अकेला है, बाहर से कोई आ करके उसके साथ अटैक करने की कोशिश नहीं किया है। वो हाइब्रिडाइजेशन तभी दिखाएगा जब बाहर से क्लोरीन आ करके क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जब वो सिंपली जैसे नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो बेरिलियम की उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2, ठीक है। अब एक चीज इसमें आपको सिंपल सा एक लॉजिक समझना है। सेकेंड सेल में 2s भी एग्जिस्ट करता है, 2p भी एग्जिस्ट करता है। माना कि 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, हमें वो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप इसको 2p0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर से बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 में दोनों आ गए। माना कि 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर उसको हम शो तो कर सकते हैं, इसलिए आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप हाइब्रिडाइजेशन जब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो 1s2 कभी कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा हो, ज्यादा नहीं हो। तो 1s2 तो इनर में हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल और मैं आप लोगों को बताना भूल गया, हमेशा आउटर मोस्ट शेल जो रहेगा वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने में, इनर वाले कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए फोर्थ रूल था। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन होकर के एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये हाइब्रिडाइजेशन है, कि हाइब्रिडाइजेशन जब हुआ तो लोग एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किए, जिसमें s के पास अभी दोनों इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो?
न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्योंकि रूल क्या बोलता है, पॉली-एक्सक्लूजन रूल बोलता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल ही फील्ड होना चाहिए। एनर्जी वाइज पे पहले इलेक्ट्रॉन, यानी ओम्स रूल ने कहा था कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फील्ड होने चाहिए। तो इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो आएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये 1s2 और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। तो ये क्या बन गया, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन मेरे s में है और एक इलेक्ट्रॉन p में है, बाकी के 2 p ऑर्बिटल्स मेरे क्या है, खाली है। तो इस बात में याद रखिएगा, जब भी मैं स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करूंगा, ये आपके लिए एक रूल है कि जब भी मैं स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करूंगा तो केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये इस पे तो अब जा नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स मेरे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ऑर्बिटल्स मेरे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इनको मैं रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। केवल किनको रिप्रेजेंट करूंगा, जिनमें मेरे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, न्यूली फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यूली फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि एक s और एक p पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे शो करूंगा वो मैं आपको अब बताता हूं, ठीक है। यहां तक तो आपको सिंपल है। तो स्ट्रक्चर, मैंने क्या कहा था, जब s और p, एक s सर्कल रहता है स्फीयर शेप में और p जो रहता है लोब्स में, तो दोनों मिलकर कैसे बनाते हैं, ऐसे। एक ये बनाएगा तो यहां 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ठीक है, 2 बन रहे हैं। तो इसका ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। और एक ये बड़ा, छोटे वाले का जो छोटी, ये सॉरी, एक का जो ये लोब्स है ये वाला, इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक लोब्स हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बन गया मेरा, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा, बाहर से क्लोरीन आके क्या करेगा, अटैक करेगा, बाहर से क्लोरीन क्या करेगा, आके अटैक करेगा। तो जब अब ये तो B का बन गया, अब बाहर से क्लोरीन आया, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P में है। लेकिन क्लोरीन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्लोरीन हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कौन शो करेगा, सेंट्रल एटम में। जैसे BCl2 है तो BCl2 में कौन शो करेगा, बेरिलियम शो करेगा। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में जो है ये वाला, ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके पास जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। तो BCl2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, BCl2, इसको आप बना लेंगे ये ऐसे, ठीक है। यहां से एक बेरिलियम आकर के अटैक करेगा, इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, और उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल मेटल एटम का, सॉरी सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है, किस प्रकार से ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, किस प्रकार से खुद को स्पेस में अरेंज कर रहे हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, वही स्ट्रक्चर इसका डिसाइड करेगा। तो ये इसके बीच के जो 2 एंगल्स है, ये 180 डिग्री है और लीनियर शेप है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री, सॉरी इसका ज्योमेट्री लिख सकते हो, और ज्योमेट्री लीनियर, ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, लीनियर, एंड एंगल कितना है 180 डिग्री। तो हो sp हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर होगा कि हमें कैसे लिखना है, कैसे करना है, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे आपको रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे बुक्स में, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स एक और बता देता हूं। HgCl2, ये भी आपको sp हाइब्रिडाइजेशन देता है। BF2 भी आपको sp हाइब्रिडाइजेशन देगा।
एंड सिमिलरली आपको ऐसे बहुत सारे अलग कंपाउंड्स मिलेंगे जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, वही आपको ये स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन सेम लाइक sp की तरह होगी कि व्हेन 1s एंड 2p, वहां पे 1p लिखे थे, 2p atomic orbitals of nearly similar energy intermixes to form a new hybrid orbital of same energy। ठीक है, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका एग्जांपल है BF3, एक एग्जांपल है BF3, जहां मेरा सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन है। तो आप लोग को यहाँ जब इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन को आप रिप्रेजेंट करोगे तो एग्जांपल के तौर पे BF3, इसको आप लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूरा लिखिएगा, हाफ में लिखिएगा BF3। सेंट्रल एटम मेरा कौन है, बोरॉन है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है। तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है, यानी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ये 1s2 तो एज इट इज रहेगा एंड ये चारों आपस में मिलकर के एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें s के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, p के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एम्प्टी है। तो ये क्या बना दिया, ये क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। ये क्या बन गए मेरे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, sp2। लेकिन अभी तो sp2 आया नहीं है ना, एक ही p के पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास आना जरूरी है। तो हम क्या इसको करेंगे, एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो 1s2 इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, क्योंकि नियरली सेम एनर्जी के है तो इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी का होता तो नहीं जाता। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या था कि सिमिलर एनर्जी के होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने में, यानी आगे के हाइब्रिडाइजेशन में केवल वही पार्टिसिपेट करेगा, खाली वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कितने हैं, एक s एक p यानी s और 2p यानी न्यूली फॉर्म sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझते जाइएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जब इनकी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा, सॉरी जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया है तो बोरॉन का न्यूली जो बनेगा हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, वो कैसे बन जाएगा, अब 3 लूप्स है, तो अपने आप को ये स्पेस पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी में अरेंज करना चाहते हैं। तो वेस्पर थ्योरी ने कहा क्या, वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी एक ऐसे और एक ऐसे। तो इनके जो छोटे लूप्स हैं उनको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हर बोरॉन के एक हर ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब बाहर से कौन अटैक करेगा, फ्लोरीन अटैक करेगा। फ्लोरीन आया, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5, यानी इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है, p में है, यानी कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो फ्लोरीन का ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जब अटैकिंग किया, ये फ्लोरीन ने आकर के अटैक किया इस पे, तो इसके बनाने के बाद आपको फिर से इसको फ्लोरीन का स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। तो BF3 आप कैसे शो करोगे, फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल यहां आ गया, ठीक है, और फ्लोरीन के यहां पास एक इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार फ्लोरीन का दूसरा यहां पे आ गया, कुछ ऐसे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये फ्लोरीन का ये दूसरा आ गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी देखा जाए तो बोरॉन का भी कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो रहा है और
सॉरी, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, हाफ फिल्ड हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, फुलफिल्ड हो रहा है। इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका ज्योमेट्री कौन सा बना रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जो लास्ट वाला पी ऑर्बिटल जो हमारा एम्प्टी बच रहा था बोरॉन के केस में, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको आपको याद रखना है अच्छे से। जिसमें इलेक्ट्रॉन है केवल वही पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो क्लास आज के लिए हम इतना ही स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको sp और sp2 एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग sp3, sp3d, sp3d2 ये कंप्लीट करके अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज थॉरोली रीड दिस टॉपिक बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंगल टाइम वॉचिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप बार बार पढ़ते रहिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। टेक केयर ऑफ यू।